देखिए आपका एससी एसटी एक्ट चल रहा था और आज प्रयास किया जाए कि एससी एसटी एक्ट का लास्ट लेक्चर रहे और तब आपका 10-12 क्वेश्चन जो है मेंस के लिए लिखवा दिया जाए। ये जो क्लास चल रहा है ये बिहार एपीओ मेंस के लिए भी चल रहा है और एमपी एडीपीओ प्री के लिए दोनों के लिए चल रहा है। देखिए आपका पिछले लेक्चर में धारा 14A यानी कि धारा 14A तक बताई गई थी। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है आपका 15 से बन सकता है। आपका सेक्शन 15 बता दिया गया है, विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक ये बता दिया गया है। अब आइए अध्याय 4A देखा जाए। चैप्टर 4A पीड़ित और साक्षी के अधिकार। देखिए आपका जो विक्टिम है या जो आहत हैं और जो विटनेस हैं से कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसका वर्णन करिए। ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपका जवाब रहेगा एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 15A में पीड़ित और साक्षी के अधिकार दिए गए हैं। यह धारा 2016 में संशोधन करके इस अधिनियम में ऐड की गई है। देखिए आपका क्या क्या अधिकार हैं और काफ़ी लंबे अधिकार आपके मने दिए गए हैं। एक एक करके देखिए। पहला क्लास, राज्य का किसी प्रकार के अभित्रास, प्रपीड़न या उत्प्रेरणा या हिंसा की धमकियों के विरुद्ध पीड़ितों, उसके आश्रितों और साक्षियों के संरक्षण के लिए व्यवस्था करना कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा, यानी कि ड्यूटी होगी और लाइबिलिटी होगी। यानी कि पहला ये आया कि राज्य का ये कर्तव्य है कि पीड़ित को या पीड़ित के आश्रित को, डिपेंडेंट को या साक्षी को जो अभित्रास यानी कि धमकी दी गई, प्रपीड़न या कोर्सन किया गया, उसको उत्प्रेरणा की जाती है, के प्रति हिंसा की जाती है या हिंसा की धमकी दी जाती है, तो इन सबों से राज्य का ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि एससी और एसटी के सदस्यों की क्या करें, संरक्षण करें। जरा देखिए, पीड़ित से निष्पक्षता, सम्मान और गरिमा के साथ तथा किसी ऐसी विशेष आवश्यकता के साथ जो पीड़ित की आयु या लिंग या शैक्षणिक अलाभ या गरीबी के कारण उत्पन्न होती हैं, व्यवहार किया जाएगा। यानी कि विक्टिम की गरिमा का सम्मान रखा जाएगा, निष्पक्षता बरती जाएगी और सम्मान किया जाएगा और उसकी आयु, लिंग इत्यादि को भी ध्यान में रखा जाएगा। तीसरा पॉइंट है, किसी पीड़ित या उसके आश्रित को किसी न्यायालय की कार्यवाही की युक्त यानी कि उचित, यथार्थ और समय से सूचना का अधिकार होगा, जिसमें जमानत प्रक्रिया सम्मिलित है और विशेष लोक अभियोजक या राज्य सरकार पीड़ित को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के बारे में सूचित करेगी। यानी कि जो आहत हैं कुल मिलाकर से जमानत प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अधिकार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त जमानत की मांग कर रहा है तो पीड़ित को भी सुना जाएगा और विक्टिम या आहत या पीड़ित जो है
वो जमानत का विरोध कर सकता है। और आपका आपका ये जो पॉइंट था, ये आपका बताया गया तीसरा। चौथा देखिए, किसी पीड़ित या उसके आश्रित आश्रित को यथा स्थिति विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किन्हीं दस्तावेजों या सारवान साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को समन करने और उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का अधिकार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़ित किसी न्यायालय से मांग कर सकता है कि न्यायालय आदेशिका जारी करे और किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश दे या साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का आदेश दे। ये पीड़ित मांग कर सकता है। पांचवा देखिए, कोई पीड़ित या उसका आश्रित इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में अभियुक्त की जमानत, उन्मोचन, निर्मुक्ति, परिवीक्षा, सिद्ध दोष या दंडादिष्ट या सिद्ध दोष, दोष मुक्त या दंडादिष्ट पर या किसी संबद्ध कार्यवाही या बहसों और सिद्ध दोष करने के संबंध में कोई संबद्ध कार्यवाहियाँ या बहसें और लिखित तर्क फाइल करने के संबंध में इन्हीं कार्यवाहियों में सुने जाने का हकदार होगा। यानी कि और भी पीड़ित को अधिकार दे दिया गया कि जब अभियुक्त को जमानत दी जाती है, जब अभियुक्त को उन्मोचित करना है, रिलीज या निर्मुक्त करना है, परिवीक्षा पर छोड़ना है, सिद्ध दोष या आपका दंडादेश करना है, तो पीड़ित को सुना जाएगा और पीड़ित अपनी ओर से लिखित में तर्क भी पेश कर सकता है। छठवां देखिए, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय पीड़ित, उसके आश्रित, सूचनाकर्ता और साक्षियों को निम्नलिखित प्रदान करेगा। अब क्या क्या प्रदान करेगा? न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण संरक्षण प्रदान करेगा, अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान यात्रा तथा भरण पोषण व्यय प्रदान करेगा, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास करेगा और पुनः अवस्थापन करेगा। सातवां क्लास देखिए, राज्य संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय को किसी पीड़ित या उसके आश्रित, सूचनाकर्ता या साक्षियों को प्रदान किए गए संरक्षण के बारे में सूचित करेगा और ऐसा न्यायालय प्रतिस्थापित किए गए संरक्षण का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करेगा और समुचित आदेश जारी करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार ने पीड़ित के लिए या पीड़ित को संरक्षण के लिए या उनके आश्रितों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं, ये न्यायालय को राज्य सरकार सूचित करेगी और राज्य सरकार के कदमों का पुनर्विलोकन यानी कि उसकी जांच कौन कर सकते हैं? न्यायालय। आठवां देखिए, उपधारा 6 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबद्ध विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय उसके समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में किसी पीड़ित या उसके आश्रित या सूचनाकर्ता या साक्षी द्वारा या ऐसे पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के संबंध में विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वेच्छा से चाहे न्यायालय तब भी निम्नलिखित आपका का आदेश दे सकता है
तो न्यायालय किसका किसका आदेश दे सकता है? पहला है जनता की पहुंच योग्य मामले के आदेशों या निर्णयों में या किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों को छुपाना। यानी कि न्यायालय साक्षियों के नाम पता को क्या रख सकता है? गुप्त रख सकता है कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रमाणित प्रति दी जाए निर्णय इत्यादि की, तो साक्षियों का नाम और पता न लिखा जाए। ये भी कह सकता है, बहुत कड़ा नियम है। दूसरा, साक्षियों की पहचान और पतों का अप्रकटन करने के लिए निर्देश जारी करना, यानी कि साक्षी का नाम पता प्रकट न किया जाए। अगला है पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के उत्पीड़न से संबंधित किसी शिकायत के संबंध में तुरंत कार्यवाही करना और उसी दिन यदि आवश्यक हो संरक्षण के लिए समुचित आदेश पारित करना। परंतु खंड ग के अधीन प्राप्त शिकायत में जांच या अन्वेषण ऐसे न्यायालय द्वारा मुख्य मामले से पृथक रूप से विचारित किया जाएगा और शिकायत की प्राप्ति के तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। परंतु यह और कि जहां खंड ग के अधीन कोई शिकायत लोक सेवक के विरुद्ध है, तो ऐसी दशा में न्यायालय ऐसे लोक सेवक को न्यायालय की अनुज्ञा के सिवाय, यानी कि न्यायालय की परमिशन के सिवाय, आपका परमिशन के सिवाय लंबित मामले से संबंधित या असंबंधित किसी विषय में यथा स्थिति पीड़ित, सूचनाकर्ता या साक्षी के साथ हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध करेगा, यानी कि रोकेगा। न्यायालय को भी आपका फिर आपका जो पीड़ित हैं, सूचनाकर्ता हैं, उनको एफआईआर की कापी तुरंत और निःशुल्क दी जाएगी और ये जो अपराध से संबंधित जो सभी कार्यवाहियां हैं वो उनकी वीडियो अभिलिखित होगी, यानी कि रिकॉर्डिंग भी होगी। और आपका राज्य सरकार पीड़ितों और साक्षियों के हकों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ और कार्य दिए हैं, कर सकती हैं। बहुत लंबा लिस्ट है, इसको पढ़ाना संभव नहीं। आइए अब अगला चला जाए अध्याय 5 मिसलेनियस। ये अध्याय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अध्याय 5 में आपका देखा जाए मिसलेनियस या प्रकीर्ण। इसमें आपका सबसे पहले पढ़ना है सेक्शन 16 धारा 16 राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। एमपीएडीपीओ प्री में पूछ सकता है, मेंस में चांस नहीं है। देखिए, यानी कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10A के उपबंध जहां तक हो सके इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने और उसे वसूल करने के प्रयोजन के लिए और उससे संबद्ध सभी अन्य विषयों के लिए लागू होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर व्यक्तियों का कोई वर्ग या पूरा गांव ही किसी एससी या एसटी के प्रति अत्याचार का अपराध किया है, उसकी संपत्ति को नष्ट किया है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार चाहे तो पूरे मोहल्ले या कुछ लोगों पर सामूहिक रूप से फाइन लगा सकती है और ऐसे लोगों से फाइन आपका वसूल सकती है। ये किसको हक होगा? तो आपका स्टेट गवर्नमेंट को। ये प्री में भले पूछ ले, लेकिन मेंस में कम चांस है। हाँ, अब जो 2-3 सेक्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका सेक्शन 17 से
या धारा 17 से मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए धारा 17 कहती है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही। विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही, इसको पहले आपका दो एंगल से हमें देखना है। एक एंगल हमें सेक्शन 17 देखना है और एक एंगल हमें देखना है निष्कासन का या तड़ीपार का या क्षेत्र बदर का। भाई क्षेत्र बदर आपका सेक्शन 10 से लेकर 13 तक है और प्रिवेंटिव कार्यवाही धारा 17 में है। दोनों में पहले अंतर समझिए। धारा 10 के तहत यदि परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके एरिया में है और एससी या एसटी के प्रति अत्याचार का अपराध कर सकता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उस क्षेत्र से हट जाने का आपका आदेश देगा और अधिकतम कितने साल के लिए आदेश दे सकता है? 3 साल कि आप 3 साल इस एरिया से क्या रहिए, बाहर। ये जो आदेश दिया जाता है ये न्यायालय द्वारा दिया जाता है और 3 साल के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि बताए गए समय और बताए गए मार्ग से उस इलाके से बाहर चला जाए, यानी कि हट जाए, और नहीं हटता तो पुलिस वाले बल का प्रयोग करके उसे उस इलाके से क्या करेंगे, बाहर। और हटाते समय उसकी फोटो और माप ली जाएगी। ये आपका निष्कासन में आएगा। अब से धारा 17 ये कहती हैं कि विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही, इस धारा का भी उद्देश्य लिखना है। इस धारा का भी उद्देश्य है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति से ये संभावना है कि वह एससी या एसटी के प्रति किसी अत्याचार के अपराध को कर सकता है, तब ऐसी दशा में आपका कह सकते हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध निवारक या प्रिवेंटिव कार्यवाही कर सकते हैं और तत्पश्चात सीआरपीसी के अध्याय 8, 10 या 11 के उपबंध जहाँ तक हो सके ऐसी कार्यवाहियों में लागू होंगे। तो अभी हम तीनों चैप्टरों को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले फेयर एक्ट देखा जाए। कौन कौन से अध्याय? 8, 10, 11। सीआरपीसी के अध्याय 8, 10, 11 के बारे में, 8, 10 और 11 के बारे में एक और विशेषता है कि ये तीनों अध्याय आपका नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू होते हैं। कौन कौन अध्याय? 8, 10 और 11। अब आइए देखा जाए फेयर एक्ट की भाषा, तब और आपका पढ़ाया जाए। देखिए आपका सेक्शन 17 देखिए, काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण है, मेंस में आ सकता है। यदि जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, यानी कि कौन कौन लोग
निवारक कार्यवाही के लिए सक्षम हैं तो डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, अन्य कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया और डीवाईएसपी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारी। अगला देखिए, इत्तिला प्राप्त होने पर यानी कि सूचना प्राप्त होने पर और ऐसी जांच करने के पश्चात जो आवश्यक समझे, यानी कि इनको इत्तिला मिली है और ये लोग जांच किए हैं इत्तिला या सूचना की, यह विश्वास करने का कारण है, यानी कि यह पर्याप्त आधार है कि किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के समूह द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई समूह जो एससी या एसटी जनजाति के नहीं हैं और जो उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी स्थान पर निवास करते हैं या बार बार आते जाते हैं, यानी कि निवास करते हों उस एरिया में या निवास तो न करते हों लेकिन बार बार क्या होते हैं, आते जाते हैं। इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने की संभावना है या उन्होंने अपराध करने की धमकी दी है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो ऐसी संभावना है कि वह ऐसी एरिया में एससी एसटी के प्रति कोई अपराध कर देंगे या करने की क्या दे चुके हैं, धमकी। तो और उनकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, ये मजिस्ट्रेट और डीवाईएसपी या उसके ऊपर के पुलिस अधिकारियों की राय है, तो वह उस क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि अत्याचारग्रस्त क्षेत्र से आप क्या समझते हैं और इस क्षेत्र में क्या कार्यवाही की जाती है, मेंस में भी आ सकता है। तो अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेंगे ये लोग तथा शांति और सदाचार बनाए रखने और लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगा और निवारक कार्यवाही भी कर सकेगा, यानी कि गुड बिहेव लोग बनाए रखें, शांति बनी रहे, इसके लिए कोई कार्यवाही या कोई प्रिवेंटिव कार्यवाही। फिर खंड दो, तो अच्छे से याद रखना है, अत्याचारग्रस्त क्षेत्र की धारा में घोषित किया जाता है, 17 में कौन घोषित करता है, तो 4 अधिकारी याद रखना है। और जैसे ही अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित होता है आपका, तो ऐसी दशा में ये अधिकारी उस इलाके में शांति बनाए रखने और सदाचार बनाए रखने और लोक व्यवस्था और परिशांति बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह कर सकेंगे और निवारक कार्यवाही भी कर सकेंगे। फिर क्लास 2 बताता है कि संहिता के अध्याय यानी कि सीआरपीसी के अध्याय 8, 10 और 11 के उपबंध जहाँ तक हो सकें उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए अप्लाई होंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपका अध्याय 8 भी लिख दीजिएगा, आपका अध्याय 10 भी, और कौन सा सीआरपीसी का अध्याय 11, 8, 10 और 11 ये सीआरपीसी के चैप्टर हैं। इसको देखिए, आपका अध्याय 8 आपका परिशांति और सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूत की मांग का प्रावधान करता है और 106 से लेकर 124 तक है, जिसमें 5 दशाओं में परिशांति या सदाचार के लिए प्रतिभूति मांगी जाती है और ये शुद्ध रूप से एक निवारक कार्यवाही है, यानी कि प्रिवेंटिव कार्रवाई है। ये कार्रवाई भी उस क्षेत्र में अब की जा सकती है। दूसरा अध्याय 10 129 से लेकर आपका 148 तक में है और
48 तक में है। इसमें आपका विधि विरुद्ध जमाव, न्यूसेंस के सामान्य मामले, न्यूसेंस के अर्जेंट मामलों या जल या थल की सीमा या उपयोग के विवाद से अगर परिशांति भंग होने की संभावना है तब कार्यवाही की जाती है। तो ये अध्याय भी यहाँ क्या करेगा, काम। और तीसरा अध्याय 11 149 से लेकर सीआरपीसी की धारा 153 तक है। पुलिस का निवारक कार्य सबसे महत्वपूर्ण आपका 151 है कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति कांगनिजेबुल या संज्ञेय अपराध कर सकता है तो अपराध करने के पहले उसे वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। तो किस सेक्शन में, 151। इसी को मेंस में भी आता है। प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है, निवारक गिरफ्तारी। अगला देखिए क्लास 3, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक स्कीमें वहरित विनिर्दिष्ट करते हुए बना सकेंगी जिसका उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी अत्याचारों के निवारण के लिए तथा एससी और एसटी जनजाति के सदस्यों में सुरक्षा की भावना पुनः लाने के लिए स्कीमों या स्कीमों में विनिर्दिष्ट समुचित कार्यवाही करेंगे। इस प्रकार अत्याचार ग्रस्त क्षेत्र क्या होता है और उसमें निवारक कार्यवाही क्या की जाती हैं, ये प्री और मेंस में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आइए सेक्शन 18 और 18A। 18A नया जोड़ा गया है। पहले सेक्शन 18 देखा जाए तब आपका कह सकते हैं कि 18 ये भी हमें देखना है। इस विवाद को पहले 18 देख लिया जाए। धारा 18 ये कहती है कि अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों को संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 438 का लागू न होना। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए, संहिता की धारा 438 की कोई बात यानी कि सीआरपीसी की धारा 438 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। देखिए आपका इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी की धारा 438 एससी एसटी एक्ट के मामले में अप्लाई नहीं होगी। तो एससी एसटी एक्ट क्या है, सीआरपीसी की धारा 438 क्या है, 438 क्या है, और इसी के साथ आपका सीआरपीसी का सेक्शन 482 भी पढ़ना है। ध्यान से देखिए, इसकी थोड़ा भूमिका देखी जाए तब आपका इसको और बताया जाए। सीआरपीसी की धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी के पूर्व नहीं, गिरफ्तारी के पूर्व जमानत की बात करती। अगर किसी व्यक्ति को ये आशंका हो कि उसे किसी अजमानती अपराध में अरेस्ट किया जा सकता है तो वह कोर्ट ऑफ सेशन या उच्च न्यायालय में आवेदन देकर अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है और न्यायालय अग्रिम जमानत या तो दे सकता है या नामंजूर कर सकता है। ये प्रावधान मुख्य रूप से किस सेक्शन में है, सीआरपीसी की धारा 438।
SC/ST एक्ट का सेक्शन 18 कहता है कि अगर SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध किसी व्यक्ति ने किया है तो 438 लागू नहीं होगी। अर्थात ऐसी दशा में गिरफ्तारी के पूर्व जमानत की मांग कोर्ट ऑफ सेशन या उच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। इस विषय पर तमाम केस हैं और जो केस आया है आपका कह सकते हैं पृथ्वी राज चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी अग्रिम जमानत पर हैं। पृथ्वी राज चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी लीडिंग केस हैं आपका। इस केस में ये 2018 का केस है। पृथ्वी राज चौहान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट निर्णय दिया कि SC/ST एक्ट के तहत आने वाले मामलों में CRPC की धारा 438 लागू नहीं होगी, यानी कि अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन एक और बात सतर्क रहना है, न्यायालय ने ये भी कहा, कई केस आए कि यदि यदि मामला SC/ST एक्ट के तहत नहीं आता, यानी कि FIR दर्ज हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन सेक्शन 3 के तहत वह FIR तो सही है, लेकिन सेक्शन 3 के तहत जो अत्याचार के 29 ऑफेंस दिए गए हैं उन ऑफेंसों में वह मामला नहीं आता, तो भले ही SC/ST एक्ट लगाया गया हो अग्रिम जमानत दी जा सकती, लेकिन कब? जबकि वह अत्याचार की कोर्ट में न आता हो। देखिए इसमें आपका थोड़ा सतर्क होकर और एक बात जाननी है। 482 CRPC की धारा 482 आपका उच्च न्यायालयों को इनहेरेंट पावर प्रदान करती हैं, यानी कि उच्च न्यायालय में इनहेरेंट पावर समाहित हैं, जहाँ की न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यायालय वह सब कुछ कर सकते हैं जो उन्हें करना चाहिए। अतः उच्च न्यायालय चाहें तो SC/ST एक्ट के अत्याचार के अपराधों में भी गिरफ्तारी के पूर्व इनहेरेंट पावर का प्रयोग करते हुए 482 के तहत अग्रिम जमानत दे सकता है। इस विषय पर आपका और केस बताया जाएगा मैंने अगले लेक्चर में। आइए सेक्शन 18A देखा जाए। 18A से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, और आपका 18A ये 2018 में जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया, अब इस विषय पर आया जाए, इसके लिए थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। देखिए इसका 18A क्या कहता है, किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई SC/ST का सदस्य FIR दर्ज कराने आता है तो कोई प्रारंभिक जांच नहीं की जाएगी और उसका FIR दर्ज किया जाएगा। फिर ये सेक्शन कहता है कि ऐसे ऐसे अभियुक्त को बिना प्रारंभिक जांच के ही वारंट के बिना गिरफ्तार भी किया जाएगा, यानी कि FIR भी दर्ज होगी तत्काल, और तत्काल क्या होगी, गिरफ्तारी। ये जो सेक्शन जोड़ा गया इसके पीछे थोड़ा आपका इतिहास भी देखना है, और इतिहास देखिए मैं बता रहा हूँ इसका इतिहास। देखिए इसका इतिहास यह है
कि उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि बिना प्रारंभिक जांच के एससी/एसटी एक्ट के मामलों में न तो एफआईआर दर्ज होगी और न ही गिरफ्तारी। यानी कि तत्काल न तो एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है और तत्काल न ही गिरफ्तारी की। पहले पुलिस अधिकारी संतुष्ट हो ले, यानी कि सर्टिफाई हो जाए, और तब आपका एफआईआर दर्ज कर सकता है और गिरफ्तार कर सकता है। जब ये उच्चतम न्यायालय का फैसला आया तो एससी/एसटी के लोग इस फैसले का विरोध किए और आपका आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में कई व्यक्तियों की जानें भी चली गई। तब मोदी सरकार इस आंदोलन के आगे झुकी और झुकने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सेटिसाइड करने या प्रभावहीन करने के लिए सेक्शन 18 ए जोड़ी। 2018 में फिर 18 ए को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने 18 ए को सही माना। इस बीच जब ये संशोधन हुआ तो जो एससी/एसटी से भिन्न वर्ग के लोग थे, यानी कि जनरल वर्ग के लोग थे, वह सरकार से नाराज हो गए। अब समस्या ये आई कि सोशल आपका क्या बनाना है, इंजीनियरिंग यानी कि सामाजिक अभियांत्रिकी बनाना था। तो ऐसी दशा में मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और लालीपाप दिया और जनरल में जो सवर्ण हैं, जनरल हैं, उनमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनको तत्काल 10% रिजर्वेशन भी दिया गया। तो यानी कि ये इसलिए दिया गया कि आपका इधर एससी/एसटी को हम प्रश्रय दे रहे हैं, तो इधर जनरल को भी हम कुछ प्रश्रय दें। और तब आपका कह सकते हैं कि यानी किसी को कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि सामाजिक अभियांत्रिकी। सामाजिक अभियांत्रिकी का मतलब ये हुआ कि जिन वर्गों के हितों में टकराव हो, कानून ऐसा बनाया जाए कि टकराव कम हो और कम से कम हो, माने टकराव को क्या किया जाए, दूर। और इसी को कहा जाता है समाजवाद, जो हमारे संविधान में प्रियम्बल में भी समाहित हैं। यानी कि इसी को भाई कहा जाता है ताकि जो दूरियां हो क्या हो, कम हो। ये आपका तो बेयर एक क्या केस बताया जाएगा आपका अगले लेक्चर में। दो केस महत्वपूर्ण है वो हम बताएंगे। पहले बेयर एक्ट देख लिया जाए। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सेक्शन 80 ए चल रहा है, 18 ए। प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं। एफआईआर तत्काल चाहे झूठा हो या सही क्या किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। और दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि आवश्यक हो से पूर्व अन्वेषण अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि गिरफ्तारी के लिए किसी की इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे अभियुक्त को तत्काल क्या किया जाएगा, गिरफ्तार। जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन उपबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी। खंड 2 जो प्रभावहीन करता है निर्णय को, फिर किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या निर्देश के होते हुए भी फिर एक बार घोषित किया गया है कि संहिता की धारा 438 के उपबंध एससी/एसटी के तहत आने वाले मामलों में
लागू नहीं होंगे। यानी कि ये 2 बार हो गया, एक 18 में और फिर आपका सेक्शन 18 ए के क्लाज 2 में क्लाज 2 घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में संदेह न रहे कि 438 के तहत अग्रिम जमानत मिल जाएगी। इसलिए घोषित किया गया कि न्यायालय का निर्णय विफल और विफल करके ये प्रावधान क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसके बाद छोटे छोटे सेक्शन है, देख लिया जाएगा एक लाइन प्री के लिए। सेक्शन 19, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को आपका अपराधी परिवीक्षा अधिनियम भी लागू नहीं होगा और 360 भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब कि सदाचार की परिवीक्षा पर या भर्त्सना करके छोड़ा नहीं जाएगा। सेक्शन 20, अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, यानी कि ये कानून सब पर प्रिवेल करेगा, यानी कि एक बिहारी सब पे भारी। और सेक्शन 21, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य बताया गया है। धारा 22, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। और सेक्शन 23, नियम बनाने की शक्ति, तो केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है। इस कानून को अच्छे ढंग से लागू करने के लिए और केंद्रीय सरकार ने नियम बनाया है और उस नियम का नाम है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995। क्यों बनाया गया? ताकि इस कानून के उद्देश्यों, इस कानून में दिए गए प्रावधानों को अच्छे ढंग से अप्लाई किया जा सके। भाई आपका नियम नहीं पढ़ना है, कानून ही पढ़ना है, अतः नियम को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। 2-3 केस और बताने हैं, अगले लेक्चर में बता दिए जाएंगे। इस प्रकार आपका SC ST एक्ट का जो लेक्चर था पूरी